नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे दौर की जब कोई एक सुपर पावर नहीं थी, बल्कि सत्ता कई अलग अलग शक्तिशाली हाथों में थी। ये दौर था 7वीं से 12वीं शताब्दी का, जब कई नए राजा और उनके राज्य सामने आए। पर सवाल ये है कि ये नए राजा आखिर थे कौन, आए कहां से, और उन्होंने अपने बड़े बड़े साम्राज्यों को चलाया कैसे। आज हम इन्हीं सब सवालों की तह तक जाएंगे, और ये वो सारी बातें हैं जो यूपीएससी और पीएससी जैसे एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नए राजवंश कैसे और कहां से पैदा हुए। फिर हम देखेंगे कि वो अपने राजकाज और खजाने को कैसे मैनेज करते थे। इसके बाद हम उस दौर के सबसे बड़े टकरावों पर नजर डालेंगे जो अक्सर धन और दौलत के लिए होते थे। और आखिर में हम दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक चोल साम्राज्य की एक डीप डाइव केस स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 7वीं शताब्दी आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ा पॉलिटिकल बदलाव आ रहा था। जैसा आप इस मैप पर देख सकते हैं, कोई एक दिल्ली या पाटलिपुत्र जैसी सेंट्रल पावर नहीं थी। इसकी जगह कई बड़े बड़े जमींदार और ताकतवर सरदार अपने अपने इलाकों में सिर उठा रहे थे। और बस इसी माहौल में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जैसे नए राजवंशों का उदय हुआ। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये नए राजा आए कहां से थे? क्या वो आसमान से टपके थे? नहीं। चलिए अपने पहले हिस्से में इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे वो लोग जो कभी दूसरों के अंडर काम करते थे, खुद सबसे बड़े शासक बन बैठे। इस पूरी कहानी का जो कीवर्ड है वो है सामंत। अब ये सामंत कौन थे? असल में ये उस समय के बड़े जमींदार या वॉरियर चीफ हुआ करते थे, जो किसी बड़े राजा के अधीन काम करते थे। उनका काम था राजा को महंगे तोहफे देना, उनके दरबार में हाजिरी लगाना, और सबसे जरूरी, जब भी राजा को जरूरत पड़े, अपनी सेना के साथ मदद के लिए पहुंचना। अब देखिए, यहीं से खेल दिलचस्प होना शुरू होता है। जैसे जैसे इन सामंतों के पास पैसा और ताकत बढ़ती गई, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगीं। पहले तो वो खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर जैसे भारी भरकम टाइटल देने लगे, और कई बार तो ये इतने पावरफुल हो गए कि अपने ही राजा को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन बैठे। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है दक्कन के राष्ट्रकूट। जानते हैं, वो शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के सामंत हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने चालुक्य बॉस को उखाड़ फेंका और खुद महाराजा अधिराज यानी राजाओं के भी राजा और त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी तीनों लोकों के स्वामी जैसे ग्रैंड टाइटल्स अपना लिए। चलो ठीक है, राजा तो बन गए, टाइटल्स भी ले लिए, लेकिन सिर्फ टाइटल से तो साम्राज्य चलता नहीं है ना? उसे चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए, एक मशीनरी चाहिए, और सबसे जरूरी पैसा चाहिए। तो चलिए हमारे दूसरे हिस्से में देखते हैं कि इन नए राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और वो अपना खजाना भरते कैसे थे। जरा इस नंबर को देखिए, 400 से भी ज्यादा। जी हां, 400। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तमिलनाडु पर राज करने वाले चोल साम्राज्य के जो शिलालेख मिले हैं, उनमें 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टैक्स यानी करों का जिक्र है। आप सोच सकते हैं कि उनका रेवेन्यू सिस्टम कितना डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स रहा होगा। और कुछ टैक्स तो इतने मजेदार थे कि सुनकर हैरानी होती है। जैसे कि एक टैक्स था वेट्टी। ये कैश में नहीं लिया जाता था, बल्कि जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। और दूसरा था कदमाई, जो असल में जमीन का टैक्स था। ये दो नाम, वेट्टी और कदमाई, इनको तो आप गांठ बांध लीजिए, एग्जाम्स में ये सीधे पूछे जाते हैं। और सोचिए, घर पर फूस की छत डालने पर टैक्स, खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल करने पर भी टैक्स लगता था। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि हमें इन राजाओं के बारे में ये सारी बातें पता कहां से चलती हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है प्रशस्तियां। ये क्या होती थी? ये असल में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में लिखी गई तारीफें होती थी, जिनमें राजा को एकदम शूरवीर, अजेय योद्धा की तरह दिखाया जाता था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एक तरह का रॉयल प्रोपेगेंडा था। मतलब इनमें जो लिखा है वो अक्षरशः सच हो, ये जरूरी नहीं था। अब राजा अपनी इतनी तारीफ सुनकर खुश हो जाते थे और इन विद्वान ब्राह्मणों को इनाम में जमीनें दान दे देते थे। और इस दान का पूरा रिकॉर्ड, जैसा आप यहां देख रहे हैं, तांबे की प्लेटों पर लिखा जाता था। ये प्लेट्स एक तरह से आज की रजिस्ट्री की तरह थीं, जो सबूत के तौर पर उस व्यक्ति को दी जाती थीं जिसे जमीन मिली है। देखिए,
जब राज्यों के पास पैसा और ताकत आ जाती है तो उन्हें और ज्यादा पैसा और ताकत चाहिए होती है। और उस दौर में ये सब हासिल करने का सबसे सीधा तरीका क्या था? युद्ध। तो हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है कि कैसे दौलत और रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए एक के बाद एक लड़ाइयां होती रहीं। और इन सारी लड़ाइयों के सेंटर में था उस दौर का अल्टीमेट प्राइज, कन्नौज शहर। गंगा घाटी के बिल्कुल बीच में बसा ये शहर इतना अमीर और स्ट्रेटेजिकली जरूरी था कि माना जाता था कि जिसका कन्नौज पर कंट्रोल, उसका पूरे उत्तर भारत पर कंट्रोल। और कन्नौज को पाने की ये होड़ इतनी भयानक थी कि इसने भारत के 3 सबसे बड़े राजवंशों गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल को 1 सदी से भी ज्यादा लंबे युद्ध में फंसा दिया। इतिहास में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। और इस लंबी लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि लड़ते लड़ते आखिर में तीनों ही ताकतें इतनी कमजोर हो गईं कि बाहरी आक्रमणकारियों के लिए रास्ता खुल गया। दौलत की ये लड़ाई सिर्फ भारतीय राजाओं के बीच ही नहीं थी, इसका एक दूसरा चेहरा भी था, बाहरी हमले। अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर 1-2 बार नहीं, कई बार हमले किए। लेकिन उसका मकसद यहां पर राज करना नहीं था। उसका एक ही टारगेट था, भारत के अमीर मंदिर, खास तौर पर गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिन्हें लूटकर वो बेशुमार दौलत अपने साथ ले जाना चाहता था। तो अब तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और युद्ध के अलग अलग पीसेस को समझा। चलिए अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं दक्षिण भारत और करते हैं उस दौर के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक, चोल साम्राज्य की एक केस स्टडी। देखिए, चोल सत्ता की नींव विजयालय ने डाली थी, लेकिन इसे बुलंदियों पर पहुंचाया राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने। जैसा कि आप इस मैप में उनके साम्राज्य का फैलाव देख सकते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तंजावुर और गंगैकोंड चोलोपुरम जैसे शानदार मंदिर भी बनवाए, जो आज भी उनकी ताकत और कला की कहानी कहते हैं। चोल साम्राज्य की असली ताकत उनकी जबरदस्त खेतीबाड़ी थी। उन्होंने सिंचाई का एक ऐसा कमाल का सिस्टम बनाया था जो आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर दे। नदियों से नहरें खुदवाना, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनवाना और बाढ़ को रोकने के लिए मजबूत बांध बनाना, इन सब तकनीकों की वजह से उनकी खेती में बम्पर पैदावार होती थी और राज्य खूब अमीर हो गया। अब अगर चोल एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो उनके लैंड ग्रांट्स यानी भूमि अनुदानों को समझना ही पड़ेगा। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये समझिए कि एग्जाम के लिए एक चीट शीट है, खासकर मैच द कॉलम वाले सवालों के लिए। वेलन वगाई थी गैर ब्राह्मण किसानों की जमीन, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को गिफ्ट की गई जमीन, शालाभोग स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी गई जमीन, देवदान मंदिर को गिफ्ट की गई भूमि और पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई जमीन। इसे जरूर याद रखिएगा। चोल एडमिनिस्ट्रेशन की एक और खास बात थी उनकी गांव की सभाएं। उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें ब्राह्मणों की सभा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और मजे की बात यह है कि इसका मेंबर बनना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत सख्त शर्तें थीं, जैसे आपके पास अपनी टैक्स देने वाली जमीन होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, आपकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए और आप ईमानदार होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में भी माहिर हों। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन सभाओं की अलग अलग कमेटियों के सदस्य किसी इलेक्शन से नहीं बल्कि एक लॉटरी सिस्टम से चुने जाते थे। जी हाँ, लॉटरी। जितने भी योग्य उम्मीदवार होते थे, उनके नाम ताड़ के पत्तों की छोटी छोटी पर्चियों पर लिखकर एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिए जाते थे। फिर किसी छोटे बच्चे को बुलाकर कहा जाता था कि वो एक पर्ची निकाले। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हजारों साल पुरानी ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, वो आज के हमारे अपने चुनावी सिस्टम से कितनी मिलती जुलती है और कितनी अलग। इस सवाल पर जरा सोचिएगा जरूर। आज हम जरा मध्ययुगीन भारत के सत्ता के खेल के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी नियम पुस्तिका थी जिसका इस्तेमाल करके कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति राजा बन सकता था। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर तरफ पहले से ही बड़े बड़े शक्तिशाली राजा मौजूद हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे में कोई नया राजा उभरता कैसे है? यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक मंच पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। गुज प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान जैसे राजवंश। ये वो ताकतें थीं जो सत्ता के पुराने नियमों को न सिर्फ चुनौती देने बल्कि उन्हें फिर से लिखने के लिए भी तैयार थीं।
तो उस दौर का राजनीतिक माहौल आखिर था कैसा, जिसने इन नए राजाओं को उभरने का मौका दिया? आइए इसी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था थी। एक तरह की सीढ़ी जिस पर चढ़कर कोई भी अधीनस्थ यानी किसी राजा के नीचे काम करने वाला व्यक्ति खुद एक संप्रभु शासक बन सकता था। इस सीढ़ी का जो पहला पायदान था वो था सामंत। सामंत को आप उस इलाके का कोई बड़ा जमींदार या फिर कोई शक्तिशाली योद्धा प्रमुख समझ सकते हैं। कहने को तो वे राजा के अधीन थे, लेकिन अपने अपने इलाकों में उनका अच्छा खासा दबदबा और असर था। तो ये कोई अंधाधुंध प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। होता क्या था कि सामंत राजा को तोहफे भेजते थे, युद्ध में अपनी सेना भेजकर वफादारी दिखाते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो धीरे धीरे अपनी ताकत और अपनी दौलत बढ़ा रहे थे। और जब उन्हें लगता था कि वो काफी शक्तिशाली हो गए हैं, तो खुद को महासामंत घोषित कर देते थे। ये उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा का एक खुला ऐलान था। चलिए इस सामंत सीढ़ी वाली व्यवस्था को एक असली उदाहरण से समझते हैं, ताकि ये सिर्फ एक थ्योरी न लगे बल्कि एक जीती जागती कहानी बन जाए। शुरुआत में दक्कन में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के सामंत हुआ करते थे, यानी शक्ति का संतुलन पूरी तरह से चालुक्यों के पक्ष में झुका हुआ था। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 8वीं शताब्दी के बीच में दंती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट सामंत अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करता है, अपने ही चालुक्य राजा को सत्ता से हटा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। ये उस नियम पुस्तिका का एकदम सटीक उदाहरण था। और दिलचस्प बात यह है कि ये रास्ता सिर्फ योद्धा परिवारों के लिए ही खुला नहीं था। कुछ मामलों में ब्राह्मणों ने भी शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठाए और कामयाबी से अपने राज्य स्थापित कर लिए। कर्नाटक में कदंब मयूर शर्मन और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार हरीशचंद्र इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ठीक है, तो सत्ता तो हासिल हो गई, लेकिन एक पूरे राज्य को चलाना, उसे बनाए रखना, ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे किया जाता था। नए राजा अपनी ताकत का इजहार करने के लिए महाराजा अधिराज या त्रिभुवन चक्रवर्तिन जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां अपनाते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्हें अक्सर अपनी सत्ता सामंतों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के समूहों के साथ साझा करनी पड़ती थी। अब देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। ये पैसा यानी कि राजस्व किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और यहाँ तक कि व्यापारियों से भी वसूला जाता था। यही चीज राज्य की अर्थव्यवस्था का इंजन थी। तो धन का प्रवाह एक ही तरफ था, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब आम उत्पादकों से जैसे कि किसानों और कारीगरों से पैसा सीधा राजा और उनके प्रशासन के खजाने में जाता था। तो इस जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता था? इसका इस्तेमाल राजा के महल के खर्चों में, बड़े बड़े मंदिर और मजबूत किले बनवाने में, और सबसे जरूरी युद्ध लड़ने में होता था, क्योंकि उस दौर में विस्तार का मतलब ही युद्ध था। इस नियम पुस्तिका का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा सिर्फ सैन्य और आर्थिक ताकत तक सीमित नहीं था। ये अपनी एक विरासत गढ़ने और अपनी सत्ता को जायज ठहराने के बारे में था। इसका एक बड़ा जरिया थी प्रशस्तियां। ये क्या होती थीं? ये असल में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई तारीफों की रचनाएं थीं, जिनमें राजा को एक अजेय योद्धा और एक महान हीरो के तौर पर पेश किया जाता था। इन्हें इतिहास से ज्यादा उस जमाने का जनसंपर्क या पीआर समझना चाहिए। तो ये व्यवस्था कुछ इस तरह काम करती थी। ब्राह्मण राजा की छवि को चमकाने के लिए शानदार प्रशस्तियां लिखते थे, उन्हें इतिहास में एक महान शासक के रूप में दर्ज करते थे। और इस सेवा के बदले में राजा उन ब्राह्मणों को जमीनें दान में देते थे जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ये एक तरह का लेन देन था जिसमें दोनों का फायदा था। और ये सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता था। जमीन दान का पूरा ब्यौरा तांबे की प्लेटों पर खुदवाया जाता था, जो एक तरह से कानूनी दस्तावेज का काम करती थीं, और जिसे भी जमीन मिलती थी उसे सौंप दी जाती थी। तो संक्षेप में कहें तो ये थी मध्ययुगीन राजा बनने की 4 चरणीय नियम पुस्तिका। एक सामंत के रूप में शुरुआत करो, सैन्य बल से सत्ता छीनो, राजस्व से राज्य चलाओ, और आखिर में प्रशस्तियों और अनुदानों के जरिए अपनी विरासत को हमेशा के लिए पक्का कर लो। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक साम्राज्य बनाने और उसे टिकाए रखने के लिए क्या ज्यादा शक्तिशाली है, तलवार या फिर कलम?
मतलब युद्ध की ताकत या फिर अपनी कहानी को गढ़ने की ताकत? इस पर सोचिएगा जरूर।